यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। इसमें विभिन्न नीतियों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में अगली नीति है डेयरी फार्म एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉलिसी। फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड फूड को लेकर के नई नीतियां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं, जिसमें आपकी डेयरी फार्म की नीति, पोल्ट्री फार्म की नीति महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं इसलिए भी हैं क्योंकि मिल्क, फूड ग्रेन और शुगर केन ये तीनों खाद्य उत्पादों से संबंधित हैं और इनमें भारत जो है प्रथम स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश भी इसमें प्रथम स्थान रखता है। इन इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, अगर फलों के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और इनलैंड फिश प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और प्रोसेस्ड फ्रोजन मीट इन इंडिया में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए इस नीति में जो विकल्प दिए गए हैं उनसे निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा और साथ ही $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, जो ग्रोथ इंजन बनेगा भारत का, उसको पूरा किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है इसके प्रमुख प्रावधान। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी जहां पे भी पूंजी का निवेश किया जाएगा वहां पे सरकार कुछ हिस्सेदारी अपनी निभाएगी। 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, टेक्निकल, सिविल वर्क्स एंड स्पेयर पार्ट्स, यानी कि अगर जो भी प्लांट लिया जाएगा यानी जो भी उद्यम होगा उसके लिए जो मशीनरी लगेगी, वहां पे जो कार्यकर्ता लगेंगे, तकनीकी कार्यकर्ता या स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, तो वहां पे 10% तक सब्सिडी सरकार देगी, जो कि अधिकतम आपकी 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो गतिविधियां होती हैं, अलग अलग गतिविधियों के लिए लोन लिया जाता है। तो अलग अलग गतिविधियों के लिए जो ऋण लिया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं, आइए उनको देखते हैं। 5% और एक्चुअल लोन विच एवर इज लोअर, 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए या तो 5% या जो भी लोन लिया गया है गतिविधि से संबंधित, यानी डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित जो भी लोन लिया गया है उसमें या तो 5% या एक्चुअल लोन जो होगा उसका हिस्से लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा उसकी मैक्सिमम लिमिट यहां पे बताई गई है। न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट एंड डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर कोई नई इकाई खुलती है जो दुग्ध उत्पादों का निर्माण कर रही है तो वहां पे 10 करोड़ रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी उसके ब्याज में। इसके अलावा कैटल फीड यूनिट एंड कैटल न्यूट्रिशनल फीड यूनिट, यानी जहां पे पोषक तत्वों का वहां के पशुओं को प्रदान किया जाएगा, उस इकाई को 7.5 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। अगर तकनीकी उन्नयन किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जाता है डेयरी यूनिट्स में, तो वहां पे 2.5 करोड़ रुपए तक उसके इंटरेस्ट में सरकार हिस्सेदारी करेगी। और अगर एक्सपेंशन किया जाता है डेयरी यूनिट का, यानी पहले से जो स्थापित इकाई है अगर उसकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो वहां पे अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक सरकार उसके ब्याज में सहायता प्रदान करेगी। और अगर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जो जानवरों को खिलाए जाते हैं, जैसे कैटल फीड या कैटल न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट जो कि उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यूनिट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्क। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क का मतलब है कि जहां पे दुग्ध उत्पादों में मूल्य संवर्धन कर दिया जाए, जैसे चीज हो गई, आइसक्रीम हो गई, इस तरीके से निर्मित केक हो गए, तो वहां पे अगर ऐसी यूनिट लगाई जाती है तो वहां पे सरकार 2 करोड़ रुपए तक की ब्याज सहायता देगी अगर आपने इस यूनिट के स्थापना के लिए लोन लिया है। कोल्ड वैल्यू चेन लाइक रेफ्रिजरेटर वैन, बल्क मिल्क कूलर ETC, यानी दुग्ध उत्पादों के परिवहन के लिए हमेशा कोल्ड स्टोरेज चेन की जरूरत होती है, जहां पे उनको संग्रहित किया जाए, वहां से परिवहन किया जाए, तो परिवहन में भी जरूरत होती है। छोटे से उदाहरण से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो अगर कोई आइसक्रीम है तो आइसक्रीम के लिए उसके निर्माण से लेकर के उसके वितरण तक हमेशा एक कोल्ड चेन की आवश्यकता होगी। तो अगर ऐसी इकाई है जो इन कोल्ड चेन को पूरा करती है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो वहां पे 1 करोड़ रुपए तक की सहायता, ब्याज सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट एंड ट्रेसेबिलिटी, अगर आप अपने दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करना चाहते हैं या उस परिवहन को ट्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पे सरकार के द्वारा ब्याज में 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा उद्योगों की स्थापना और उनके विभिन्न श्रेणीकरण के बाद और भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इंसेंटिव अंडर मार्केट डेवलपमेंट एंड ब्रांड प्रमोशन, यानी अगर आप एक ऐसे बाजार का निर्माण करते हैं और लोगों को ब्रांड प्रमोशन करते हैं, ऐप अपनी बनवाते हैं, ऐड अपने देते हैं, इसके साथ में लोगों को स्टार्टिंग में कुछ फ्री चीजें देते हैं, तो उसके लिए भी सरकार यहाँ पे प्रमोशन के नाम पे आपको सहायता प्रदान करेगी।
स्टैंडर्डाइजेशन इंसेंटिव्स, यानी कि अगर आप अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं यानी स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन या राष्ट्रीय प्रमाणन की आवश्यकता होती है। ऐसे सर्टिफिकेशन और टेस्ट के लिए भी सरकार के द्वारा सहायता दिए जाने का प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके अलावा पेटेंट एंड डिजाइन रजिस्ट्रेशन प्रोविजन, आपका जो उत्पाद है उसका पेटेंट अगर आप कराते हैं या उसकी डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पे भी सहायता आपको मिलेगी, और ऐसी सहायता में 75% और अधिकतम 5 लाख केवल एक बार आपको देना होगा और उसके बाद में हर बार इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर 10 ईयर, अगले 10 सालों के लिए जो विद्युत शुल्क है उससे आपको छूट प्रदान की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी रिम्बर्समेंट एट 100%, यानी स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा, पूरी छूट इसमें 100% की मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उत्पाद जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या मिल्क प्रोड्यूसर बनाते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है, जैसे कि मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता में अगर 25% की वृद्धि की जा रही है तो वहां पे इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैटल फीड कैटल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसी इकाई है जिसकी क्षमता 25% तक बढ़ाई गई है और वो जानवरों का चारा या जानवरों के लिए पोषक उत्पाद बनाती है, उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, तो वहां पे अलग से प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव प्रदान किए जाने का प्रावधान इस नीति में रखा गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट्स फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क बाय क्रिएटिंग एमएसएमई यूनिट्स, एमएसएमई के रूप में अगर आप कोई उद्योग लगाते हैं यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई एमएसएमई उद्योग लगाते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आप लगाते हैं, तो वहां पे भी आपको एक सहायकी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और क्रिएशन ऑफ कोल्ड वैल्यू चेन, जो दुग्ध उत्पादों के परिवहन के लिए जरूरी है, उसमें भी आपको सहायता प्रदान की जाएगी। अलग से इंसेंटिव का प्रावधान है। कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब है कि उनकी गुणवत्ता, उनकी ट्रेसेबिलिटी, इनको निर्धारित करने वाले सॉफ्टवेयर में अगर आप निवेश करते हैं या उसको अपने उद्यम से जोड़ते हैं तो वहां पे भी सहायता का प्रदान किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सी नोडल एजेंसी इसको देखती है, तो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी डेयरी विकास विभाग, मिल्क कमिश्नर यूपी यानी दुग्ध कमिश्नर, दुग्ध आयुक्त जो है उत्तर प्रदेश के, वो इसको देखते हैं। और वो किस विभाग संबंधित है? डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वो संबंधित है। अगली जो महत्वपूर्ण नीति है वो है पोल्ट्री फार्मिंग से लेकर के। यूपी इन्वेस्टर समिट में फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस फूड से रिलेटेड डेयरी पॉलिसी के अलावा पोल्ट्री पॉलिसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री फॉर्म्स सामान्यतः दो तरीके से हमको दिखाई पड़ते हैं जो उद्यम निवेशक यहाँ पे आकर के लगाना चाहते हैं। पहला होता है कॉमर्शियल लेयर फार्मिंग जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है ब्रॉयलर पेरेंट फार्म जो कि चिकन उत्पादन या मांस उत्पादन से संबंधित होता है। तो दोनों के लिए एक समान प्रावधान निवेशकों के लिए आकर्षक रूप से किया गया है कि 7% इंटरेस्ट जो है वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, यानी जो भी लोन लेकर के उन्होंने स्थापना की है इकाई की, उसके ब्याज का 7% वापसी होगा। बेनिफिशियरी फॉर 5 years ऑन द लोन रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी फ्रॉम द बैंक ऑफ द अबव यूनिट, यानी किसी भी बैंक से अगर वो बेनिफिशियरी लोन ले रहे हैं तो 5 साल तक 7% इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, चाहे आप कॉमर्शियल लेयर फॉर्म के लिए लोन ले रहे हो या ब्रॉयलर पेरेंट फॉर्म के लिए लोन ले रहे हो। हालांकि इसमें एक हिस्सेदारी और रेशियो फाइनेंसिंग का डिसाइड किया गया है कि 30% मार्जिन मनी रहेगा और 70% बैंक का लोन रहेगा। ये दोनों के लिए समान रखा गया है कि मार्जिन जो है वो 30% रहेगा मार्जिन मनी और 70% आपका बैंक लोन रहेगा। इसके अलावा अन्य सहायताओं में जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो 100% रिबेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रखी गई है अगले 10 सालों के लिए, और साथ ही में स्टैंप ड्यूटी में 100% एग्जेम्पशन दिया गया है। पोल्ट्री फार्मिंग में पोर्टल और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है और प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर देखभाल के लिए यानी मॉनिटरिंग के लिए प्रदान किया जाएगा। जो भी इकाइयां या निवेशक आते हैं पोल्ट्री फार्म में निवेश करने के लिए, उनके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल होगा और निगरानी के लिए प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर की सुविधाएं भी उनको प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, अगर अपने उद्योग से संबंधित कोई प्रशिक्षण वो करते हैं या कोई सुविधा प्रदान करते हैं, कोई क्षमता निर्माण करते हैं, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू द सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज, तो उसके लिए सरकार उनके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधाएं चुनिंदा लोगों को उत्पन्न कराएगी उनकी गुणवत्ता के आधार पर। और यहां पर भी नोडल एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी नोडल एजेंसी ध्यान रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट,
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड नीति की कार्यान्वयक संस्था है। और इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए प्रशासनिक गुरुकुल से, डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप प्रशासनिक गुरुकुल और देखते रहिए YouTube पर प्रशासनिक गुरुकुल। धन्यवाद।